तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं आप। आगे हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स। नॉर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में क्या होगा, यहाँ पर जो हम अज्यूम करने वाले हैं वो हम एक्सियल नॉर्मल लोड की बात करने वाले हैं। कौन से लोड की बात करने वाले हैं? एक्सियल नॉर्मल लोड, यानी जो क्रॉस सेक्शन के क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी होगा और जो एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस है, उसके थ्रू भी पास हो रहा होगा। तो यहां पर हम बात करते हैं, सबसे पहले एक टर्म आती है प्रिज्मेटिक बार। प्रिज्मेटिक बार। तो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म जो होता है उसमें जो क्रॉस सेक्शन होता है वो थ्रू आउट सेम रहता है। तो प्रिज्मेटिक बार क्या होगी? एक ऐसी बार जिसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, स्टार्ट से लेकर एंड तक क्या रहेगा, एक जैसा ही रहेगा, कोई भी उसमें चेंज नहीं आएगा। तो क्या होगी प्रिज्मेटिक बार? जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होगा थ्रू आउट, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट, वो आपकी प्रिज्मेटिक बार होगी। तो नॉर्मली जो प्रिज्मेटिक बार है उस पे हम कौन से लोड की बात करते हैं? एक्सियल नॉर्मल लोड की बात करते हैं। वो आपका टेंशन भी हो सकता है फिर, या फिर आपका कंप्रेशन भी हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास एक प्रिज्मेटिक बार है, दिस इज योर प्रिज्मेटिक बार। कोई भी क्रॉस सेक्शन आप ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन लिया है, ये क्रॉस सेक्शन सर्कुलर भी हो सकता है, और ये एंड से क्या कर दिया गया है, इसको फिक्स कर दिया गया है। अब आपने इस पे लगाया है एक लोड P, बिल्कुल सेंटर पे है, तो एक्सियल लोड होगा ये, ठीक है। A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिस पे ये P लग रहा है, दिस इज A। इस एरिया की ये क्या है, लोड नॉर्मल है। ये जो मटेरियल है आपका, इस मटेरियल का जो यंग्स मॉडुलस है वो किसके बराबर है? E के बराबर है। और जो लेंथ है इसकी, बार की लेंथ है वो L है। तो इस केस में क्या होगा आपके पास? इस केस में अगर स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस आपके पास क्या होगी? स्ट्रेस इज सिग्मा, दैट इज लोड अपॉन एरिया, दैट इज P बाई A, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं स्ट्रेन की। तो हमने पढ़ा है, जैसे हमने बताया था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक रिलेशनशिप है, हुक्स लॉ से हमने जो निकाला था, क्या था वो? E बराबर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, दैट इज स्ट्रेस और स्ट्रेन। अब क्या है कि जैसे स्ट्रेस होती है वो क्या होती है? P बाई A, और जो स्ट्रेन होती है वो क्या होगी? डेल्टा L बाई L। एज्यूम कीजिए लोड लगाने के बाद जो चेंज आया लेंथ में वो कितना आया है इसके? वो आया है डेल्टा L। तो जो स्ट्रेन होगी वो क्या हो जाएगी? डेल्टा L और L। और अगर डेल्टा L आप यहां पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? डेल्टा L आपका आ जाएगा PL अपॉन AE। दिस इज द चेंज इन लेंथ ड्यू टू लोड, ठीक है। अब इससे न्यूमेरिकल आपका डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर बात करें, ये जो लोड था ये आपका टेंशन में था, तो कंप्रेशन के केस में भी हो सकता है। कंप्रेशन के केस में क्या हो जाएगा? P जो है नेगेटिव हो जाएगा, डायरेक्शन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? अंदर की तरफ हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी फॉर्मूला जो है वो आपका सेम रहेगा, ठीक है, डेल्टा L निकालने के लिए। लेकिन इस केस में जो डेल्टा L निकल के आएगा वो क्या होगा? कंप्रेशन निकल के आएगा। इस केस में जो हमारा निकल के आया था क्या? इलोंगेशन कितना हुआ है, ठीक है, तो वो निकल के आया है। तो ये हमारा फर्स्ट केस था जिसके में हमने क्या किया है? प्रिज्मेटिक बार पे एक एक्सियल लोड लगाया है। अब क्या हो सकता है, ये जो प्रिज्मेटिक बार है, अब हम 2 से 3 प्रिज्मेटिक बार ले लेते हैं, यानी बार्स इन सीरीज। बार्स आपकी क्या हो सकती हैं? सीरीज में। जब एक से ज्यादा होंगी तो इसको मैं 2D में लेके चल रहा हूं 3D की बजाय। ये क्रॉस सेक्शन इसका कुछ भी हो सकता है, ये 3 बार हमने ली है। अब की बार मैं 2D में लेके चला हूं इसको। यहां पर मैंने लोड लगाया है क्या? P। ये बार है, इसका एरिया A1,
इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, इसका क्रॉस सेक्शन E3, इसका मटेरियल E1, इसका मटेरियल E2, इसका मटेरियल E3, इसकी लेंथ है L1, इसकी लेंथ है L2 और इसकी लेंथ जो है वो है L3। तो जो P है ये क्या होगा, पूरी की पूरी बार पे क्या हो जाएगा, जितना है उतना ही क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। ध्यान रखिए क्वेश्चन जो पूछा जाता है बार्ज सीरीज के केस में, अगर हर एक के लिए अलग अलग हम निकालना चाहें कि P1 इस पे कितना काम कर रहा है, P इस पे कितना काम कर रहा है, इस पे कितना काम कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूं P1 बराबर P2 बराबर P3 बराबर आपका P है। और टोटल चेंज इन लेंथ जो होगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा L विल बी डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3, तीनों में जो चेंज आएगा उसको मिला के आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका जैसे ये P यहां पर काम कर रहा है तो इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम जो होगा बॉडी 3 के लिए, इधर P काम कर रहा है तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को अपनी तरफ इसी P से खींच रहा होगा, एक रेजिस्टेंस पैदा कर रहा होगा। अब ये पार्ट आगे मूव तो कर नहीं रहा है, तो इसका मतलब जितना लोड उधर लग रहा है उतना ही लोड इधर भी लगेगा, यानी P3 आपका किसके बराबर हो गया, P के बराबर। अब ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट को अपनी तरफ इसी P से खींच रहा होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होना जरूरी है, इधर P लग रहा है तो इधर भी P लगेगा। तो इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंगली पॉइंट 2 पे भी क्या होगा, पॉइंट 2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, P इस तरफ और यहाँ पर एक क्या लगेगा, ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट सेकंड पे एक P लगाएगा, ऐसे ही फर्स्ट पे क्या होगा, सेकंड वाला पार्ट फर्स्ट पे P लगाएगा और यहाँ पर एक रिएक्शन आएगी P अपोजिट डायरेक्शन में फर्स्ट के लिए। तो ये P1 है, ये P2 है, तो P1 P2 P3 सभी किसके बराबर हैं, P के बराबर होंगे। तो यहाँ पर अगर डेल्टा L1 की बात करें तो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 इस फॉर्मूले में हम लगा देते हैं, तो डेल्टा L विल बी व्हाट, डेल्टा L1 इज P1, P1 कौन है, P L1 A1 E1, ऐसे ही P L2 A2 E2 प्लस P L3 A3 E3, तो P कॉमन आ जाएगा, बाकी का समेशन कर देते हैं Li AI EI। अगर मटेरियल सेम है सबका तो E भी बाहर आ जाएगा, और सेम मटेरियल क्या हो जाएगा, E1 बराबर E2 बराबर E3, E1 बराबर E2 बराबर E3 बराबर E, तो क्या हो जाएगा P अपॉन E समेशन ऑफ Li अपॉन AI हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, ये इस बार का टोटल इलोंगेशन आ गया है जब हमने लोड P इस पे लगाया है। तो ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस था हमारा बार इन सीरीज में जब हम एक सिंगल लोड यहाँ पर लगा रहे हैं। अब की बार हम क्या करते हैं, थोड़ा सा केस को चेंज करते हैं और यहाँ पर जो लोड है आपका एक न लगकर आपके एक से ज्यादा लोड हम यहाँ पर लगाएंगे इसी बार पे। तो देखिए कैसे इस केस में हम काम करेंगे। सभी लोग डिस्क्रिप्शन में जाके जो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर रिवीजन के तौर पर हम साथ में साथ क्वेश्चन आपके डाल रहे हैं, तो आप उसको साथ में ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आप लोगों का रिवीजन भी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी साथ के साथ होते रहेगी। तो मान लीजिए फर्स्ट पे 3 पे लग रहा है PC, इस पे लग रहा है PB, कंप्रेसिव लगा देते हैं, और इस पे लास्ट पे लग रहा है PA। ठीक है, तो इस केस में देखिए अभी मैं सिंपल कंसेप्ट समझा रहा हूं कि कैसे आपको करना है। ठीक है, जब डिटेल्ड हमारा लेक्चर आएगा तब हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है P3 कि इस पे कितना लोड लग रहा है। P3 विल बी यूर, देखिए इसका जो एक साइड है इसको ढक लीजिए, दूसरी साइड क्या है आपका PC काम कर रहा है, PC कैसा है, टेंशन में है, तो प्लस PC काम कर रहा है, P3 हो गया। सेकंड वाले पे अगर देखें तो क्या होगा, देखिए इसको छुपाने के बाद आपको 2 लोड दिखाई दे रहे हैं, PC बाहर की तरफ और PB अंदर की तरफ, तो क्या हो जाएगा PC माइनस PB। और लास्ट वाले पे अगर देखें तो क्या हो जाएगा, P1 बराबर हो जाएगा PC माइनस PB और प्लस PA, ये आपका हो जाएगा। ठीक है,
तो बाकी आपका जो भी जैसे डेल्टा एल है वो अगेन वही रहेगा आपका, आपकी बार पी आई एल आई ए आई ई आई, तो सभी का समेशन जो है ये आपका क्या निकल के आएगा, टोटल चेंज इन लेंथ आपका निकल के आएगा इस केस में। तो ये तो बात हुई हमारी जब बार्स आपकी सीरीज में है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बार्स लगा देते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ बार्स का मतलब क्या है, एक कौन टाइप में हो जाएगी बार हमारी, देखिए एक बार तो हमारे पास ये है, मान लीजिए एक सर्कुलर बार है, ठीक है। इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर है d, ठीक है। इस केस में जो डेल्टा एल होगा, अगर एल इसकी लेंथ हो जाए, ई इसका मटेरियल हो जाए, ए इज द क्रॉस सेक्शन, सॉरी डी आ गया तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पी इज द लोड, तो डेल्टा एल विल बी पी एल अपॉन ए ई। पी सेम है, एल सेम है, एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू ई, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4 पी एल अपॉन पाई डी स्क्वायर ई। तो ये आपका क्या हो गया है, डेल्टा एल हो गया है। अगर बार आपकी कैसी है, सर्कुलर बार होगी इन दैट केस। अगर एक काम करते हैं, आपकी बार जो हमारी है इस तरीके से है, कोन की फॉर्म में, ठीक है। इसमें एक एंड हमने फिक्स कर दिया है, ये डायमीटर होगा यहाँ पर, तो इस एंड से लेकर इस एंड तक जो लेंथ हुई वो क्या हो जाएगी आपकी, एल हो जाएगी। यहाँ पर लोड आपने लगाया है P, ये जो डायमीटर है ये D2 है, इधर जो डायमीटर है ये आपका कितना है, D1 है, ठीक है। तो इस केस में अगर आपको डेल्टा L निकालना है तो इस केस में हम क्या ले सकते हैं, इस केस में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ बार्स हो गई है, सर्कुलर बार्स हैं जिसका हर केस पे क्या है, डायमीटर चेंज हो रहा है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, 4PL पाई D1 D2 E, कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर डी स्क्वायर था, डी स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया है, D1 D2। हम ये याद रखने के लिए है, बाकी इसका पूरा इंटीग्रेशन करके हम निकालते हैं, ठीक है। पहले एक छोटा सेक्शन मानते हैं, फिर इंटीग्रेशन से निकलता है, तो उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब ये कहता है कि अगर इस सेम कंडीशंस रखते हुए, यानी डेल्टा एल भी सेम रखना है, पी भी सेम रखना है, एल भी सेम रखना है, ई भी सेम रखना है, तो सारी चीजें सेम रखते हुए तो इसके इक्विवेलेंट एक सर्कुलर बार बनानी है आपको, सिलेंड्रिकल बार होनी चाहिए, ठीक है। तो कहता है कि उस सिलेंड्रिकल बार का डायमीटर कितना होना चाहिए, तो डेफिनेटली डेल्टा एल दोनों में सेम होना चाहिए। अगर डेल्टा एल दोनों का सेम रख दें तो 4PL से 4PL कटेगा, पाई D1 D2 E, तो क्या बचेगा, डी स्क्वायर बराबर बचेगा आपका D1 D2, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट D1 D2, तो ये जो है इक्विवेलेंट बार का डायामीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट जो बार है उसका डायामीटर हो जाएगा, जब इसको आप इससे रिप्लेस करेंगे तब, ठीक है, अंडर सेम कंडीशंस। तो ये हमारी जो है बार्स इन सीरीज हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर कोई बार को लटका दिया जाए ऊपर छत से, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में जो बार है उसका खुद का वेट है, वो भी एक लोड की तरह काम करेगा, वो भी उसको क्या करेगा, इलोंगेट करने की कोशिश करेगा। तो अब की बार हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं प्रिज्मेटिक बार अंडर इट्स ऑन लोड, अपने ही लोड के अंदर अगर प्रिज्मेटिक बार है तो उस केस में क्या होगा, देखिए अगर अपने ही लोड के अंदर एक प्रिज्मेटिक बार है, देखिए इस केस में क्या है, इसको हम सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, मान लीजिए बहुत सारे सेक्शन बनाते हैं। ध्यान देने वाली बात है, जो लास्ट वाला सेक्शन है, ऐसे सेक्शन बना दिए हमने बहुत सारे, जो लास्ट वाला सेक्शन है इस पे कोई लोड नहीं लग रहा है, जबकि इस वाले सेक्शन पे क्या है, लोड सबसे ज्यादा लग रहा है अपने वेट के बराबर। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली जो पॉइंट है, सबसे लास्ट जो लेयर होगी, बिल्कुल माइन्यूट लेयर, ठीक है, बिल्कुल मतलब कि
टेंस टू 0, जिसकी थिकनेस 0 टेंस करेगी, तो वहां पर लोड W होगा। तो अगर मैं लोड की बात करूं तो लोड किस तरीके से वैरी कर रहा है इस बार के लिए, यहाँ पर जो है वो लोड 0 लग रहा है, और यहाँ पर लोड जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, W लग रहा है। तो जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन अगर इस पे देखें बार पे, तो वो इस तरीके से आपका वेरी कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर जो आपका डेल्टा L निकल के आएगा ड्यू टू सेल्फ वेट, अपने ही वेट के कारण कितनी इलोंगेट हो रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं, WL अपॉन 2AE। यहां पर क्योंकि इस केस में आप देख सकते हैं, इस केस में जैसे आपके पास था, तो जो लोड लग रहा था P, वो पूरे पे P था, यहां से यहां तक पूरे पे ही क्या था, P था, ठीक है। तो एक रेक्टेंगुलर बना था, रेक्टेंगुलर केस बना था, तो हमारा क्या निकल के आया था, PL अपॉन AE निकल के आया था। तो यहां पर जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन, जो सॉरी ये हमने, ठीक है। और यहाँ पर लोड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर मिनिमम है, तो ये इसका हाफ होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी पे लोड लग रहा है अपने वेट के बराबर, तो इसमें जो इलोंगेशन होगी इस केस से हाफ होगी। मान लीजिए यहाँ पर W लगा होता इस केस में, तो यहाँ पर कितना होता, WL अपॉन AE, यानी किसी भी बॉडी पर अपने वेट के बराबर अगर लोड लगा दिया जाए तो उसमें इलोंगेशन क्या होगी, ये होगी। तो सेल्फ वेट के कारण जो उसमें इलोंगेशन होगी वो उसकी हाफ होगी, ठीक है। और अगर इसी बार पे नीचे मैं इसके वेट के बराबर एक लोड भी एक्स्ट्रा लगा देता हूं वेट के अलावा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 3/2 WL अपॉन AE। तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है इस केस में, ठीक है। इसके अलावा जैसे WL अपॉन 2AE है, तो W क्या है, वेट, और वेट क्या होता है, स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को आप लिख सकते हो एरिया इंटू लेंथ, तो लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ स्क्वायर हो गया है 2AE, A से A कट गया, तो डेल्टा L आपका किसके बराबर भी हो गया, WL स्क्वायर बाई 2E के बराबर भी हो गया है। सेल्फ वेट के कारण इलोंगेशन, टॉपिक का नाम है इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। तो इस केस में क्या होगा, WL स्क्वायर बाई 2E, ये दो फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं, ये सीधे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये बात हुई इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट की। अब हम बात करते हैं, हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इससे यही क्वेश्चन आते हैं, या तो ये वाला आएगा या ये वाला, या इससे कंपैरिजन में आएगा कि हाफ होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिट बार्स की। कंपोजिट बार यानी बार्स इन पैरेलल भी बोल सकते हो आप, बार्स इन पैरेलल या फिर कंपोजिट बार्स। कंपोजिट बार किस तरीके से होंगी, एक बार के ऊपर दूसरी बार, ये 1 है, ये 2 है, 2 बार होंगे। अब क्या होगा, एक बार को दूसरे बार के ऊपर क्या गया, फिक्स किया गया। फिक्स किया गया है मतलब क्या, कि इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो सकती है। अगर एक इलोंगेट होगी तो दूसरी साथ में इलोंगेट होगी, अगर एक की लेंथ घटेगी तो दूसरी की लेंथ भी क्या होगी, ऑटोमेटिकली साथ के साथ घटेगी, ठीक है। तो कंपोजिट बार के केस में ये कंपलसरी है कि जो दो बार्स हैं उनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होनी चाहिए। दोनों को हम क्या करेंगे, एक सिंगल बार की तरह ट्रीट करेंगे, जिसका डायमीटर कम है, एक का डायमीटर ज्यादा है, ठीक है। तो इस केस में ये कहता है कि जैसे आपने लोड P लगाया, तो जो ये लोड है आपका, ये P1 प्लस P2 में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, P1 और P2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जो डेल्टा L होगा वो किसके बराबर होगा, दोनों के लिए बराबर रहेगा, डेल्टा L1 और डेल्टा L2 दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। और डेल्टा L1 और डेल्टा L2 सेम रहेगा, तो P1 L1 A1 E1 बराबर हो जाएगा आपका P2 L2 A2 E2। तो ये आपकी दो इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2।
जिनको सोल्व करके आप क्या निकाल सकते हैं, आप P1 और P2 की वैल्यू अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका मार्जिन पैरेलल में आपका यही जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे डायरेक्ट यही पूछा जा सकता है कि जब बार पैरेलल में है तो किस तरीके से आपका लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, थर्मल स्ट्रेसेस की हम बात करते हैं। ठीक है, क्या होता है थर्मल स्ट्रेसेस? क्या होते हैं कि आपके पास जितने भी मटेरियल हैं, मोस्ट ऑफ द मटेरियल क्या होते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सपेंड होते हैं, उनका डायमेंशन चेंज होता है। ठीक है, मान लीजिए 25 डिग्री पे कोई लेंथ 1 मीटर है, तो हो सकता है कि 40 डिग्री पे वो लेंथ 1.101 मीटर कुछ ऐसे हो जाए। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये एक नेचुरल प्रॉपर्टी है उस सब्सटेंस की कि इतने टेम्परेचर पे वो इतनी लेंथ मेंटेन रखेगा, यानी वो फ्री है ऐसा करने के लिए। उससे जबरदस्ती हमने उसकी 40 डिग्री करके हमने उसको जबरदस्ती खींचा नहीं है। क्या हुआ है, वो अपने आप बढ़ा है। क्या कोई रेजिस्टेंस है उस केस में? रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं, जब हम लोड लगाते हैं किसी बॉडी पे, लोड लगाने से बॉडी की जो लेंथ ब्रेड्थ में चेंजेस आते हैं, इंक्रीमेंट होता है, तो वो हमारे क्या होते हैं, हम जबरदस्ती करते हैं। मटेरियल ट्राई टू रेजिस्ट, तो मटेरियल रेजिस्ट करता है, इसलिए उस केस में क्या होते हैं, स्ट्रेसेस इंड्यूस होते हैं। लेकिन जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर के कारण आपकी बार जो है फ्री है, एक्सपेंशन के लिए फ्री है दोनों तरफ से, तो वो एक्सपेंड होगी, तो उस केस में कोई भी स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होगी, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस क्या है, प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो उस केस में होगा क्या, उस केस में जो आपकी बार है उसमें स्ट्रेन तो होगी, स्ट्रेन होगी लेकिन स्ट्रेस नहीं होगा। तो स्ट्रेन कितनी होगी, मान लीजिए डेल्टा एल जो है वो लेंथ चेंज होती है। ठीक है, डेल्टा एल लेंथ चेंज होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर एक टर्म आती है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अब ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो है ये पर यूनिट डिग्री राइज करने पर, पर यूनिट डिग्री राइज करने पर पर यूनिट लेंथ में कितना चेंज आएगा। तो यहां पर जो डेल्टा एल आएगा वो एल अल्फा डेल्टा टी होगा। टी को हम बड़ा लिख देते हैं टेम्परेचर के लिए, एल अल्फा डेल्टा टी, दिस इज द डेल्टा एल। ठीक है, टेम्परेचर के कारण जो चेंज आएगा वो इस तरीके से आएगा, एल अल्फा डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर, अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। और ये जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है ये हर सब्सटेंस के लिए क्या है, अलग अलग होता है, प्रॉपर्टी है एक सब्सटेंस की। ठीक है, तो इसको पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री केल्विन में हम मेजर करते हैं। तो अगर बात करें यहां पर स्ट्रेन कितनी होगी, डेल्टा एल बाई एल, तो हो जाएगी अल्फा डेल्टा टी। ये आपकी इस केस में स्ट्रेन निकल के आएगी, और ड्यू टेम्परेचर के कारण आ रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इस केस में हम बोलेंगे ये आपकी क्या है, थर्मल स्ट्रेन। तो दिस इज योर डेल्टा एल। लेकिन हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई ये काम करते हैं, इस डायरेक्शन यहाँ पे फिक्स कर देते हैं दूसरा एंड। अब दूसरा एंड फिक्स करने से क्या होगा, अगर आप अब डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, इस केस में स्ट्रेस कितनी होगी, थर्मल स्ट्रेस विल बी 0। ठीक है, दिस इज नोन एज फ्री एक्सपेंशन ऑफ बार। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछा था और कई बार पूछा गया है, इसको बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन ऑफ बार। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में आपका सेकंड एंड को फिक्स कर दिया गया है। अब सेकंड एंड को फिक्स करने से क्या होगा, इतनी इलोंगेशन होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। नहीं हुई का मतलब क्या हुआ, हमने इसको जबरदस्ती रोक रखा है। ये एक्सपेंड होना चाहता है लेकिन हमने इसको क्या रखा है, जबरदस्ती रोक रखा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब थर्मल स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगे, लेकिन अब की बार स्ट्रेन जो है वो क्या हो जाएगी, थर्मल स्ट्रेन जो इस केस में क्या हो जाएगी, 0।
केस 1 में आपका स्ट्रेस 0 थी, केस 2 में क्या हो जाएगा, थर्मल स्ट्रेन 0 हो जाएगा। तो स्ट्रेस कितना होगा, अब स्ट्रेस किसके कारण आएगी, इस स्ट्रेन के कारण ही आएगी। अगर ये स्ट्रेन आ जाता तो स्ट्रेस नहीं होती, तो ये रुका इसीलिए स्ट्रेस आई है, तो इसी स्ट्रेन के कारण होगी। और मुझे पता है जो स्ट्रेस होती है वो किसके बराबर होती है, स्ट्रेस जो होती है ET इंटू ई, तो ET आपका कितना है, अल्फा डेल्टा टी, तो सिग्मा टी विल बी ई अल्फा डेल्टा टी, दिस विल बी योर थर्मल स्ट्रेस इन सेकंड केस, जब सेकंड एंड को क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। अब बात करते हैं, एक और केस बनाते हैं यहां पर। मान लीजिए ये लेंथ डेल्टा एल है, यानी इतना इसमें चेंज होना था, लेकिन हमने क्या किया, इस जो एंड को है यील्ड कर दिया। यील्डिंग का मतलब क्या है कि ये कुछ देर तक तो क्या होगा, एक्सपेंड होगा, उसके बाद ये रुक जाएगा। यहां पर मैंने जैसे स्टॉपर लगा दी है, तो ये यहां तक एक्सपेंड होगा। मान लीजिए लेंथ कितनी होगी, ये ए लेंथ तक होगा। कितना होगा, ए लेंथ तक तो एक्सपेंशन होगा इस एंड का, लेकिन इतना एक्सपेंशन अभी भी क्या होगा, रुक जाएगा, दैट इज डेल्टा एल माइनस ए। इतना एक्सपेंशन अभी भी रुक गया है। तो अब की बार जो स्ट्रेस आने वाली है, स्ट्रेन जो है वो तो हम बोल सकते हैं ए बाई एल हो जाएगा, लेकिन जो स्ट्रेस आने वाली है वो किस स्ट्रेन के कारण, डेल्टा एल माइनस ए जो रुकी है स्ट्रेन, उसके कारण है। ठीक है, तो थर्मल स्ट्रेस की बात करें केस 3 में अगर थर्मल स्ट्रेस की बात करें तो क्या होगा इस केस में, स्ट्रेन क्या होगी, डेल्टा एल माइनस ए बाई एल इंटू ई, और डेल्टा एल आपका किसके बराबर है, एल अल्फा डेल्टा टी माइनस ए बाई एल इंटू ई। तो यहां पर क्या होगा, एल से एल कट जाएगा, तो ई अल्फा डेल्टा टी, या फिर ई को आप कॉमन ले सकते हैं, ई ए बाई एल, या ई कॉमन ले लीजिए, अल्फा डेल्टा टी माइनस ए बाई एल, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो जब जो लास्ट वाली स्पोर्ट है वो यील्डिंग होगी, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो थर्मल स्ट्रेस है वो इतना इंड्यूस यहां पर होगा। ठीक है, तो ये हमारा थर्मल स्ट्रेस का टॉपिक है। अब बात करते हैं कंपोजिट बार के केस में क्या होगा। कंपोजिट बार के केस में क्या होगा, ये बार 1 है, ये बार 2 है, इसका अल्फा 1 है, इसका अल्फा 2 है। ध्यान रखिए, जिसका अल्फा ज्यादा उसमें सेम टेम्परेचर राइज के लिए जो लेंथ चेंज होगी वो ज्यादा होगी। जिसका अल्फा ज्यादा होगा, चेंज ऑफ लेंथ उसी में क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो यहां पर भी हमारे पास मान लेते हैं अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2। अब टेम्परेचर राइज किया गया है, तो इस केस में क्या होगा, दोनों इलोंगेट होगी, लेकिन कंपोजिट बार के केस में मैंने क्या बोला है कि आपको क्या करना है, इक्वल ही इलोंगेट होंगी, चाहे टेम्परेचर चेंज हो चाहे लोड से करो। ठीक है, अब जिसका अल्फा ज्यादा है यानी अल्फा 1 ज्यादा है, वो तो ज्यादा इलोंगेट होना चाहती है, और ये वाली इसको नीचे खींचना चाहती है। तो क्या करेगी ये बार, एक कॉम्प्रोमाइज करेगी कि यहां तक मैं क्या हो जाती हूँ, इलोंगेट हो जाती हूँ। तो ये वाली जो बार जिसका अल्फा ज्यादा है वो क्या हो गई है, कंप्रेस हो गई है। तो जिसका अल्फा ज्यादा है उस केस में जो स्ट्रेस होगी वो क्या होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी। और अल्फा 2 जो कि लेस है, तो इस केस में जो स्ट्रेस इंड्यूस होगी वो क्या होगी, टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस होगी। तो ये क्वेश्चन आपका पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो ध्यान से कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पर जाकर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, वहां पर हम क्वेश्चन डेली अपडेट कर रहे हैं, जीके के भी क्वेश्चन कर रहे हैं साथ में, और टेक्निकल क्वेश्चंस भी हम वहां पर अपडेट कर रहे हैं। तो अगला जो लेक्चर है वो हमारा बहुत जल्दी हम लेके आ रहे हैं, जिसमें हम बेंडिंग और टॉर्जन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं।